फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होता है, यानी कि अभिक्रिया का वेग नियम क्या है, इसको जानेंगे। उसके बाद वेग स्थिरांक क्या है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। उस पर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। किंतु इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला है वो क्या है, अभिकारकों की सांद्रता। पहला हेडिंग जो हमारा है वो है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है उसको भी देख लेते हैं। वह इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर जो क्रियाकारी अणु होते हैं इनके बीच में प्रभावित टक्करों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी कारण से जो अभिक्रिया का वेग है वो हमेशा बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगले की बात करें, ताप पर प्रभाव क्या होता है। ताप पर प्रभाव को देखते हैं। अभिक्रिया का जो वेग है ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। किसी अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसका जो वेग होता है 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जब अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो उसका वेग जो होता है 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या है। तीसरा जो हमारा हेडिंग है वो है उत्प्रेरक पर प्रभाव। उत्प्रेरक पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी देखते हैं। उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा EA, सक्रिय ऊर्जा को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, EA लिखते हैं। इसका मान घट जाता है जिससे सक्रिय अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होती है। फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार से हमने जाना उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है। अगला जो हमारा है वो है प्रकाश का प्रभाव। किसका, प्रकाश का प्रभाव। वे अभिक्रिया जिनमें प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होते हैं उनका वेग प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, बढ़ता है। इस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जो है हमने 4 पढ़ा। पहला हमारा था अभिकारकों की सांद्रता, दूसरा है ताप पर प्रभाव, तीसरा है उत्प्रेरक पर प्रभाव, चौथा हमने क्या पढ़ा, प्रकाश पर प्रभाव, ठीक है ना। अगली जो हमारी हेडिंग है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा हेडिंग है अभिक्रिया का, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है अभिक्रिया का वेग नियम। अभिक्रिया का वेग नियम क्या है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। चलिए देखते हैं क्या है ये अभिक्रिया का वेग नियम। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अभिक्रिया का, इसको हम लिख भी देते हैं, अभिक्रिया का वेग और अभिकारकों में संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को अभिक्रिया का वेग समीकरण या अभिक्रिया का वेग नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने क्या जाना कि जो अभिक्रिया का वेग और अभिकारकों में संबंध, ठीक है ना, अभिकारकों में संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को अभिक्रिया का वेग समीकरण या अभिक्रिया का वेग नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग नियम भी कहते हैं। चलिए अब हमने यहाँ पे बात की है अभिक्रिया का वेग और अभिकारकों में संबंध को स्थापित करने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं संबंध क्या है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अभिक्रिया का वेग, क्या, अभिक्रिया का वेग, इसे हम R से लिखते हैं, ठीक है ना। R से इक्वल टू नियतांक
नियतांक हम k मान लेते हैं, नियतांक के गुणे अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता यानी कि a की पावर n, जहाँ पे n क्या हो गया, कोटि की संख्या हो गई। इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ, अभिक्रिया का वेग और अभिकारक की सांद्रता में संबंध हो गया। इससे हम और भी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। जो हम इसे परिभाषित दूसरे माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता के उचित घातांक, किसमें, उचित घातांकों में, ठीक है ना, उचित घातांकों में लिखना अभिक्रिया का वेग समीकरण कहलाता है। इस प्रकार से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो हमने कहा क्या, इसको देख लेते हैं, चलिए। इस प्रकार से हमने लिखा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के उचित घातांकों में लिखना अभिक्रिया का क्या कहलाता है, वेग समीकरण कहलाता है। चलिए इसको हम देख लेते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें हम वेग समीकरण को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हमने एक समीकरण लिखा, x की पावर a प्लस y की पावर b। यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है किसी प्रोडक्ट में, ठीक है ना, इसको हमने लिखा। अभिक्रिया का वेग क्या लिख सकते हैं, ये भी देख लेते हैं, चलिए। अभिक्रिया का वेग अनुक्रमानुपाती a की पावर x, हमने क्योंकि लिखा है अभिकारकों की सांद्रता के उचित घातांकों में लिखना अभिक्रिया का वेग समीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या लिखा, अभिक्रिया का वेग अनुक्रमानुपाती a की पावर x और b की पावर y, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या लगा है, अनुक्रमानुपाती, तो इसे हम और भी लिख सकते हैं किस प्रकार से, तो इसे लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। अब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती जो है इसको हटाने के लिए हमें एक नियतांक लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बराबर k, इसको हमने क्या माना, एक नियतांक माना, तो ये हो जाएगा a की पावर x और b की पावर y। इस प्रकार से ये हमारा क्या है, अभिक्रिया का वेग समीकरण हो गया, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं वेग स्थिरांक के बारे में, किसके, वेग स्थिरांक के बारे में। चलिए अगला हमारा जो हेडिंग है वो है वेग स्थिरांक। ये क्या है, इसको भी चलिए देख लेते हैं। वेग स्थिरांक के बारे में, माना एक अभिक्रिया हम क्या ले रहे हैं, निम्न प्रकार से हो रही है, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, माना एक अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है, कुछ भी मान लेते हैं, निम्न प्रकार से क्या है, हो रही है। हमने मान लिया A गिव्स आउट V, यानी कि कोई हमारा क्या है, अभिकारक रहेगा, कोई उत्पाद बनेगा। चलिए हमने इस प्रकार से एक रासायनिक अभिक्रिया लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं t बराबर कितने समय पे, 0 सेकेंड पे, ध्यान से देखिएगा, t बराबर 0 सेकेंड पे, ठीक है ना। यहाँ पे अभिकारक जो है A है, ठीक है, A हो गया, और जो हमारा उत्पाद बनेगा वो 0, क्योंकि t बराबर 0 सेकेंड है। उसके बाद हम देख लेते हैं t बराबर t सेकेंड पर, t बराबर t सेकेंड पर यहाँ पे हमारा जो उत्पाद बना यानी कि जो प्रोडक्ट बना वो x बना, तो उसके बाद जो हमारा अभिकारक होगा वो क्या हो जाएगा, a माइनस x हो गया। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं t बराबर dt सेकेंड में,
क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी टी लिखें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा डी एक्स, और यहाँ पे जो हम घटाएंगे वो हो जाएगा ए माइनस डी एस। इस प्रकार से हमने इसको क्या किया, लिखा। आगे देख लेते हैं इसका वेग जो समीकरण है किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग आर। ठीक है ना, अभिक्रिया का वेग आर। इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी अनुक्रमानुपाती ए। किसके हिसाब से हमने इसको लिखा, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से लिखा। ठीक है ना, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया कि किस रूल पे लिखे, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से लिखे। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने लिखा है डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य है इसे हम लोग बोल क्या सकते हैं, डी डी टी ऑफ एक्स, यानी कि टी के सापेक्ष एक्स का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती है तो इसे हटाने के लिए हमको एक क्या करना पड़ेगा, नियतांक लगाना पड़ेगा। ये हो गया के, इंटू यहाँ पे लिखा है ए। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब यहाँ पे के क्या है इसको जान लेते हैं, जहाँ के अभिक्रिया का क्या है, वेग स्थिरांक है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हो गया, स्थिरांक है। यदि यहाँ पे देखते हैं जो सांद्रता है, ए की जो सांद्रता है, इसे अगर हम लोग 1 मोल प्रति लीटर कर दें, क्या यहाँ पे लिखते हैं, यदि ए की सांद्रता, ए की सांद्रता बराबर 1 मोल प्रति लीटर हो तो, ठीक है ना, तब हमारा क्या हो जाएगा समीकरण, इसको देख लेते हैं। तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी बराबर के, चूँकि यहाँ पे 1 हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ गया, डी एक्स बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी बराबर के, इस हो गया। अब इसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, वेग स्थिरांक की डिफिनीशन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो क्या गया, इसको पहले देख लेते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग बराबर क्या है, वेग स्थिरांक हो गया। ठीक है ना, अब इसकी डिफिनीशन की अगर हम बात करें किसकी, वेग स्थिरांक की, तो हम लोग कह सकते हैं, चलिए इसको भी ध्यान से देखते हैं। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, किसी अभिक्रिया का क्या वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया विशेष के लिए, ध्यान से सुनिएगा डिफिनीशन को कि हम लिख क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। ठीक है ना, चलिए, उस अभिक्रिया विशेष के लिए निश्चित ताप पर, ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने क्या लिखा था, T बराबर 0, T बराबर T, इस प्रकार से हमने लिखा था, तो वही क्या है, निश्चित ताप। निश्चित ताप पर विशिष्ट स्थिरांक होता है, विशिष्ट स्थिरांक होता है तथा इसका मान अभिक्रिया के क्या होता है, वेग के बराबर होता है। अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। कब बराबर होता है, जब अभिकारक की सांद्रता, जब अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने अभी डेरिवेशन भी किया कि जब अभिकारक की सांद्रता 1 कर दी जाए, यानी कि A की जो सांद्रता थी वो जो हमने 1 कर दिया था, इस प्रकार से हमने वेग स्थिरांकों को क्या क्या डिफाइन कर दिया। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगर इस बात करें इसके मात्रक की, किसकी, वेग स्थिरांक के मात्रक की, तो इसको भी कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको ध्यान से देखते हैं। वेग स्थिरांक यानी K का मात्रक, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, माना कि कोई रिएक्शन हो रहा है, क्या हमने लिखा
n की पावर a गिव्स आउट उत्पाद। इस प्रकार से कोई रिएक्शन है, ठीक है ना। अभिक्रिया का वेग समीकरण हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, तो लिखेंगे वेग बराबर k इंटू a की पावर n, जहाँ पे जो n है वो क्या है, कोटि की संख्या, यानी कि जहाँ जो n है वो क्या है, कोटि है, ठीक है ना। चलिए अभिक्रिया की कोटि हो गई। आगे हम लोग देखते हैं k का मात्रक। तो k का मात्रक यानी k बराबर क्या होता है, वेग स्थिरांक। तो k का मात्रक जो है उसको लिखते हैं, मात्रक बराबर वेग, अभिक्रिया का वेग बटे क्या रहेगा, a की पावर n। इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला है, इसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हमने लिखा है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग यानी उसका मात्रक अब लिख लेते हैं। तो अभिक्रिया के वेग का मात्रक लिखेंगे, चूँकि हमें मात्रक निकालना है। तो अभिक्रिया के वेग का मात्रक, ठीक है, बटे a की पावर n का मात्रक, a की पावर n का मात्रक हो गया, ठीक है ना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अभिक्रिया के वेग का मात्रक होता क्या है। तो अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक होता है वो मोल, उसके बाद प्रति लीटर प्रति सेकंड, इसको या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं मोल लीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -1। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। बटे क्या होगा, a की पावर n का मात्रक, तो इसका जो होता है तो मोल इंटू लीटर की पावर -1, उसकी पावर क्या है, n हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करते हैं कि हल किस प्रकार से करेंगे। चलिए यहाँ पे ऊपर लिखा है मोल की पावर 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं रहेगा तो 1 मानेंगे, मोल की पावर 1, उसके बाद लीटर की पावर -1, सेकंड की पावर -1, इसको हमने लिखा। अब नीचे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे पावर n लगा है इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, तो ये हमारा हो जाएगा मोल की पावर n इंटू लीटर की पावर -1। चूँकि यहाँ पे -1 लिखा है तो इसलिए जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। इस प्रकार से जो निकल के आया वो हमारा क्या था, k का मात्रक हो गया। k का मात्रक हुआ क्या, मोल की पावर 1, लीटर की पावर -1, सेकंड की पावर -1 अपान मोल की पावर n इंटू लीटर की पावर -n, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक हमने लिखा रासायनिक अभिक्रिया क्या, 2HI गिव्स आउट H2 + I2, ठीक है ना। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, k का मात्रक यानी कि वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं n बराबर कितना है, 2 मोल। n बराबर कितना है, 2 मोल हो गया। तो स्थिरांक का मात्रक यानी वेग स्थिरांक का मात्रक क्या था, चलिए तो k का मात्रक हम लिख देते हैं। यहाँ पर k का मात्रक जो निकल के आया वो मोल की पावर 1, लीटर की पावर -1, सेकंड की पावर -1 अपान मोल की पावर n इंटू लीटर की पावर -n, ये हो गया। अगर हम इसको एक लाइन में लिखना चाहें, जो इतना बड़ा ये हमारा दिया गया है मात्रक, इसको छोटे में करना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं k का मात्रक बराबर क्या लिखेंगे, मोल, यहाँ पे अगर देखें मोल की पावर 1 है और यहाँ पे क्या है, मोल की पावर n है, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा मोल की पावर 1 -n, चूँकि यहाँ पे प्लस था ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया। इसी प्रकार से ये हमारा ये भी हो गया। तो लीटर की पावर क्या हो जाएगा, लीटर की पावर हो जाएगा ये, अब देखिए माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस, तो n-1 और सेकंड की पावर -n। इस प्रकार से ये हमारा छोटे में क्या आ गया, वेग स्थिरांक का मात्रक आ गया, ठीक है ना। इसी पे रख के सीधा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। n बराबर 2 दिया है, n की वैल्यू हम लोग 2 रख देंगे तो आ जाएगा हमारा मात्रक। चलिए k का मात्रक बराबर
मोल की पावर 1 - 2, लीटर की पावर 2 - 1 और सेकंड की पावर -1, ये हमने लिखा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1, यानी कि ऐसे हम लोग 1 लिखे या फिर ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड की पावर -1, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार से अगर कोई रासायनिक समीकरण दिया है तो उसमें हम वेग स्थिरांक का मात्रक किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हमने जान लिया। अब बात कर लेते हैं अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, ठीक है। तो किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक विशिष्ट होता है किंतु इसे निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। जैसे हम लोग एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला हेडिंग जो है वो क्या है, तापक्रम, ठीक है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक में पहला हेडिंग हमारा क्या है, तापक्रम। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने जाना कि जो तापक्रम होता है यानी कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं वेग स्थिरांक के ताप गुणांक के बारे में। दूसरा हमारा जो हेडिंग बन जाएगा वो होगा वेग स्थिरांक का ताप गुणांक के बारे में। तापक्रम तो हमने पढ़ चुका। यहाँ पे हम बात करते हैं वेग स्थिरांक का ताप गुणांक के बारे में। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं वेग स्थिरांक का ताप गुणांक दो भिन्न तापों भिन्न तापों पर, मुख्यतः हम लिख देते हैं कौन कौन से तापों पर, ठीक है ना। हमने कहा वेग स्थिरांक का ताप गुणांक 2 भिन्न तापों पर, यानी कि मुख्यतः हम बात क्या करते हैं किस डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा ताप बनेगा उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो 35 डिग्री सेल्सियस पर व 25 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार से हमने इसको भी जाना। कहने का तात्पर्य क्या है, एक बार फिर समझिएगा। जो वेग स्थिरांक का ताप गुणांक है उसको देख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है ना। तो वेग स्थिरांक का ताप गुणांक 2 भिन्न तापों पर, मुख्यतः 35 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। कैसे अनुपात के बराबर हो गए, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो हमारा वेग स्थिरांक का ताप गुणांक लिखेंगे तो कैसे, वेग स्थिरांक के ताप गुणांक बराबर होगा क्या, यहाँ पे लिखेंगे के, उसके बाद T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, रुकिए यहाँ पे हम लिख देते हैं नए लाइन से, ठीक है ना, के T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या लिखेंगे नीचे अपान में के T डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, हमारा बात क्या हुआ यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको लिखेंगे कैसे, चलिए के 35 डिग्री सेल्सियस यानी कि जो T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस है वो के 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, और जो लिखा है के T डिग्री सेल्सियस वो क्या होगा कि के 25 डिग्री सेल्सियस। एलिमेंट की बात करें तो 2 से 3, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने वेग स्थिरांक का ताप गुणांक भी पढ़ लिया। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेग स्थिरांक तथा ताप में संबंध यानी कि अर्हीनीय समीकरण को पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।